नमस्कार। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट जिनको कुछ टाइम पहले जैसे बोलते टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मैन बोला था। क्यों बोला था? उन्होंने बोला था कि इस आदमी को नदियां मोड़ने में या बड़े बड़े डैम बनाने में कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, बड़ा स्मूथ होता है इनका काम। इसी पे क्या ये आदमी दोबारा चाइना का प्रेसिडेंट बन पाएगा? मतलब तीसरी बार चाइना का प्रेसिडेंट बन पाएगा? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। जय इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। चाइना पे अच्छी पैनी नजर होती है इनकी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या क्या शी जिनपिंग दोबारा यानी कि तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? देखिए रोहित साहब, लगता तो ऐसा है कि शी जिनपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं और ये तो सब मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप 100% श्योर शॉट नहीं कह सकते। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लगभग जो इनका जो प्लेनरी सेशन होगा पार्टी का, उसमें 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और वो 400 लोगों को सिलेक्ट करके ऊपर भेजेंगे। उस 400 में से छन्नी लगेगी, 25 लोग सिलेक्ट होंगे, वो जाएंगे वहां के पोलिट ब्यूरो में से 7 सिलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट होके जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पोलिट ब्यूरो में। और जनरली जनरली यही है, कुछ और भी शक्तियां रहेंगी उसमें, लेकिन जनरली ये 7 जो हैं वो बिग 7 में से ही डिसाइड करेंगे। और इन बिग 7 में जो नंबर 1 होगा वो होता है यूजुअली जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद आ जाता है प्रीमियर, जो कि वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि अभी ली किचियान है। तो कहीं ना कहीं अभी भी टग ऑफ वॉर तो है, और ऐसा माना जा रहा है कि ली किचियान भी रेस में है। और बाहर की शक्तियों का मैंने नाम लिया था, तो जो जियान फैक्टर है उसको आप ओमिट नहीं कर सकते, जो शोंघाई गैंग है इनका, उसको भी आप ओमिट नहीं कर सकते। तो वो सब भी प्रेशर ग्रुप्स हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब लग रहा है मुझे कि बहुत हद तक ये हो चुका है कि शी जिनपिंग को थर्ड टर्म मिलेगी, क्योंकि 15 और 16 तारीख को जो एससीओ का समिट होने वाला है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, वहां पर शी जिनपिंग भी जा रहे हैं। और शी जिनपिंग कोविड-19 के बाद से लगभग 2.5 साल के बाद देश से बाहर निकल रहे हैं और अपनी धरती के बाहर कदम रखेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये तभी हो रहा होगा जब उनको कहीं ना कहीं उनकी जो उनके टॉप को क्रीम नेतृत्व है, जो इनका सबसे प्रबल नेता है, जो इनके स्टैंडिंग कमेटी में है, उनको कहीं ना कहीं संभवतः ये बात स्पष्ट हो चुकी है, ये बातें इन लोगों की हो चुकी है। और मैंने बताया था कि इन लोगों का एक क्लब हाउस बोल दो, रेस्ट हाउस बोल दो, इनका बाहर बीजिंग के बाहर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बीजिंग में इनका एक अड्डा कह दो, जहां पर ये जो कम्युनिस्ट नेता उनके परिवारों के साथ इकट्ठे होते हैं और एक एक हफ्ते तक रहकर चीजों को साल में एक बार बैठ कर डिसाइड करते। तो संभवतः उस बैठक के अंदर इनकी बहुत सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं और शी जिनपिंग को संभवतः थर्ड टर्म मिल जाएगी, तभी वो देश को छोड़कर निकल रहे हैं। आप ये मान लेना रोहित साहब कि यदि शी जिनपिंग ने अपना दौरा कैंसिल किया, तो इसका मतलब यह है कि फिर समस्या है। और जैसा कि टोटलिटेरियन मुल्कों में यूजुअली होता है कि एक बार आप देश के बाहर गए तो कई बार वापस नहीं आ पा सकते, तो और सत्ता पलट जाती है, तो फिर ऐसे संकट बन सकते हैं। और माना यही जाता है कि इतने लंबे कालखंड में कोविड-19 के नाम पर आप बताइए दुनिया का कौन बड़ा नेता है जो अपने देश से बाहर नहीं गया, फॉरेन विजिट नहीं की? केवल शी जिनपिंग थे, क्योंकि उनको संभवतः ये लग रहा था कि सच में निकला बाहर देश के तो कूप हो जाएगा। तो कूप हो जाएगा, बीच में ये भी हुआ था कि चाइनीज पुलिस ने भी उनको एक प्रांत के अंदर, प्रोविंस के अंदर किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश की थी। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो जियान फ्रैक्शन है वो पुलिस और इंटेलिजेंस में उसका बहुत ज्यादा वर्चस्व है, जो 36 का आंकड़ा रखता है या 136 का आंकड़ा रखता है शी जिनपिंग के साथ। तो ये सब फैक्टर्स हैं। और ली किचियान कहीं ना कहीं जो है, उनकी भी पास भी बैकिंग है। और जिस प्रकार से इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट किया है शी जिनपिंग ने,
ये इनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है, क्योंकि आप यदि ली किचियान को देखेंगे तो ली किचियान जो है बेसिकली प्रोग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध शायद रखे, वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड के संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करे, जबकि शी जिनपिंग इसके बरक्स है। शी जिनपिंग माओ की तरह है। वो माओ के विषय में मैं हमेशा कहता हूँ, माओ को इकोनॉमी का ई भी नहीं मालूम था शायद। माओ जो थे वो पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे थे, शी जिनपिंग भी पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ब्लंडर जो है वो जिस प्रकार से इन्होंने किए हैं, जिस प्रकार से चीन का पैसा भी डुबाया है, चीन की अर्थव्यवस्था डुबाई है, और जिस प्रकार से वहां पर आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पर है, तो उसके पीछे शी जिनपिंग का हाथ है, उनका रोल है कि वो इकोनॉमी नहीं समझते हैं। तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज बन रहा है उनके लिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी गोटियां फिट कर ली हैं और तीसरे टर्म मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है शी जिनपिंग को। लेकिन फिर भी जब तक के ये प्लेनरी सेशन में सब चीजें फाइनल नहीं हो जाती, हम कयासबाजी ही कर सकते हैं। राइट। और ये चीज के शी जिनपिंग ने कंट्री के लिए किया तो है, इसमें कंट्री को एक नई हाइट दिखाई है और नई हाइट्स पे ले जाके इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर तरफ से। लेकिन क्या ये थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म, इसके लिए कहीं रिजेंटमेंट आपको दिख रहा है चाइनीज, अब मैं एरिस्टोक्रेसी बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, लेकिन चाइनीज ब्यूरोक्रेसी या चाइनीज पॉलिटिकल एलिट बेटर वर्ड होगा। देखिए, एरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी की बात हम कम करें, हम चाइनीज कम्युनिस्टों की जो कोटरी है ऊपर की उसकी बात करें। मैं हमेशा कहता हूँ ये सब जितने भी है ना, ये टोटल माफिया हैं। ये गॉडफादर्स की तरह हैं कि ये डायनेस्टी रूल करेगी, हमारा जो फैमिली है वो रूल करेगी, वो कैसे करेगी उसके बीच के उसमें बैठक में बैठ के सब चीजें निर्णय हो जाती हैं। और मैंने आपको जो बताया था कि ये बीजिंग के बाहर जो कैंपिंग करते हैं अपने परिवारों के साथ, जो इनके हॉलीडे हाउस बोलते हैं, जो भी कहें, जहाँ पे 7-7 10 दिन की बैठकें होती हैं, तो वो यही फैमिली और माफिया की तरह, गॉडफादर्स की तरह ही मिलते हैं और निर्णय ले लिए जाते हैं। तो शी जिनपिंग की जहां तक बात है, शी जिनपिंग ने इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं किया चीन का। आप इनको उठाकर देखें, इनका पूरा कार्यकाल उठाकर देखें, हु जिनटाओ के, देखिए दंग शाओपिंग दन शाओपिंग के समय इकोनॉमी चीन की उठना शुरू होती है। फिर उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट बनते हैं जियान साहब उन्हीं की पॉलिसीज को देखिए। जियान जो थे वो बहुत हैवी हैंडेड अप्रोच रखे फॉलुंगोंग के साथ, तो ये सब बहुत उन्होंने मेल प्रैक्टिसेस की, लोगों पे जुल्म ज्यादतियां बहुत सारी की। लेकिन इकोनॉमिकली यदि आप बात करें तो जियान का समय में चीन और आगे बढ़ा। हु जिनटाओ को देखें तो हु जिनटाओ ने भी उन चीजों को आगे बढ़ाते गए। लेकिन शी जिनपिंग को आप देखिए कि जिस प्रकार की इन्होंने दुनिया भर से अपने संबंध खराब किए, और इन्वेस्टमेंट अब निकल रहा है बाहर। आपको दिखता है कि आप चीन में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज तैयार नहीं है। ये बात अलग है, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं उस बात को नहीं मानता कि 5 साल में चीन खत्म होने वाला है, 3 साल में चीन खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये जो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन चालू हुआ है, जो चेन्स बनी है, ये सप्लाई चेन्स बनी है, ये पिछले 30-40 साल में बनी है। इनको हटने में भी कम से कम 15 से 20-25 साल लगेंगे। तो सप्लाई चेन्स का एक बहुत अहम पार्ट है चाइना, और आप उसको एकदम से निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता होगा रोहित भाई कि अभी एक बड़ी चीज हुई कि F-35 जिनको दुनिया का सबसे उन्नत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, लॉकहीड मार्टिन यूएसए की कंपनी इसको डेवलप करती है, उसमें भी माना गया कि कुछ पार्ट्स जो थे, जो और था, वो मेड इन चाइना था जो उसके अंदर यूज हुआ। और कहीं ना कहीं शायद अमेरिका को इस चीज को लेकर भय हुआ कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी चोरी हो, या कहीं ना कहीं चीन कुछ वहां पर भी बगिंग करे। तो अब उस प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं रोका है, उसमें वापस से गहन अध्ययन करने के बाद फिर आगे चलाया जाएगा कि क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं जो मेड इन चाइना है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका के F-35 विमान, जो कि जितनी गोपनीय टेक्नोलॉजी है और उच्चतम तकनीक है, उसमें भी चीन के ने अपने सामान भेज दिया है।
तो चीन सप्लाई नेक्स में कितना पावरफुल है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सप्लाई नेक्स जो चालू हुई थी वो डन शाओपिंग के समय हुई थी, हु जिनटाओ तक के बढ़ती गई। उसके बाद इसमें एक जिसको कहते हैं स्लोप होना, जो नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो शी जिनपिंग के कार्यकाल में हुई है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और जिस प्रकार से हर देश के साथ लड़ाई करना, हर के साथ संबंध खराब करना, और अपने आप को इन्होंने ये मान लिया कि जो ये कल्पना करते हैं कि मिडिल किंगडम की, कि चीन जो है वो मिडिल किंगडम है, दुनिया की मिडिल किंगडम में कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे सूरज है, सूर्य के आसपास सभी प्लेनेट घूमते हैं। तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट है कि चाइना जो है वो मिडिल किंगडम है और बाकी सारे जो देश हैं उसके आसपास घूमे। तो इनको ऐसा लगता है कि अब मैं ही बनाऊंगा मिडिल किंगडम, और अब मेरा टाइम आ गया है। और जिस प्रकार से इन्होंने हैवी हैंडेड डिप्लोमेसी की, तो उसकी वजह से चीन की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो रही है। अब इनकी थर्ड टर्म क्या रहेगी इसके विषय में नहीं बोल सकते, कुछ रिफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इनके थर्ड टर्म मिलने में और नहीं मिलने के बीच में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो इकोनॉमी ही है चीन की। और यदि नहीं मिलेगी तो उसका कारण भी इकोनॉमी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है केवल ये, इस एक चीज को लेके मैं कह रहा हूं कि 15 और 16 तारीख को जो एससीओ की बैठक के लिए ये सेंट्रल एशिया ट्रेवल कर रहे हैं महोदय, मतलब इन्होंने अपनी चीजों को पुख्ता कर लिया है, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग और पुख्ता बना लिए, वरना नहीं निकलते ये चीन के बाहर। राइट। गुलरेज साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की टेंशन्स पूरे बॉर्डर पे बना रखी हैं या साउथ चाइना सी में बना रखी हैं, अमेरिका से रिलेशंस खराब है, ये थर्ड टर्म मिलने के बाद थोड़ा बेटर होगा या इनकी यही तानाशाही रवैया चलता रहेगा? देखिए, अभी तो हम गैस ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तानाशाही रवैया और बढ़ेगा। क्योंकि थर्ड टर्म मिलने के बाद, जैसे कि हर डिक्टेटर और हर तानाशाह चाहता है कि अपने आप को इतिहास में अमर कर ले, तो चीनी इतिहास में अमर करने की कोशिश करेंगे। और चीन में तो जो है ना भाई साहब, ये अपने आप को अमर करने की कोशिश करना और राइट साइड ऑफ हिस्ट्री को लिखना, ये इतना महत्व पाट रहा है कि जब चीन की एक डायनेस्टी कोलैप्स होती रहती थी दूसरे राजा के आक्रमण से, तो मरते मरते भी जो वो दीवारों पर लिखते थे, उधर मालूम है कि अब मरने वाले हैं, लेकिन वो सुधराते रहते थे कि हिस्ट्री सही लिखा जाए मेरी। तो चीन का वैसा है। तो माओ सेतुंग के बाद यदि अपने आप को इनको स्थापित करना है इतिहास के दर्जों में, खासतौर से कम्युनिस्ट इतिहास के दर्जों में, तो इनको एक ही काम करना होगा जो माओ नहीं कर पाए, वो था ताइवान को लेना। वो ताइवान को यदि ये फोर्सेबली एक्वायर करते हैं तो डेफिनेटली वेस्टर्न खेमा इनके गले पे चढ़ के बैठेगा, और उससे फिर चीजें कितनी अनियंत्रित हो सकती हैं हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं अभी तो। राइट। थैंक्स अ लॉट गुलरेज साहब, आपका मैसेज ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल ही लेते हैं। 139 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। उम्मीद है आपके साथ जल्दी ही एक डिस्कशन करेंगे। हालांकि आपने मुझे बताया है कि अगले पूरे हफ्ते बहुत बिजी हैं, लेकिन ठीक है, उम्मीद है, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम निकल सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद। जय हिंद।